बोलिए। जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन चलेगा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का इतिहास का। तो चलिए हम लोग शक वंश तक हम लोग पढ़ चुके थे कि शक कहाँ से आए थे, कैसे आए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज का पहला सेशन चलेगा जो हम लोग को चलेगा कुषाण वंश से। कुषाण वंश से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके पहले जो हम क्लास में पढ़ चुके थे उसके बारे में कुछ बता देते हैं कि कुषाण वंश से पहले जो भारत में आया था वो शक आए थे। ये शक न एक शक जो है ना वो घुमंतु कबीले के रहने वाले थे। घुमंतु घुमंतु कबीले से ये सब इन्फोर्ड करते थे। कहने का मतलब कि शक जो थे ना, शक का घर एक जगह अस्थायी रूप से नहीं होता था। शक लोग जो थे वो घूमते रहते थे। शक जब पहली बार भारत में आए थे तो पंजाब को जीता, मालवा को जीता, सिंध को जीता। कहने का मतलब हुआ कि सिंध जब भारत में शक जब भारत में पहली बार आए तो बहुत सारे राज्यों पर कब्जा किया। शक जो थे, शक को यूची नाम के कुछ कबीलों को शक को घुमंतु भोटिया क्यों कहा जाता है? घुमंतु भोटिया इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यूची नाम के कुछ कबीले ने इनके शक के मातृभूमि से इन्हें भगा दिया था। मातृभूमि से इन्हें भगा दिया था और शक लोग भारत में आ गए। यूची कबीले जो थे वो शक की तरह ही थे, लेकिन यूची कबीले के जो लोग थे वो शकों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए चलिए शक जो थे वो यूची कबीले जो थे वो शक कबीले से ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण यूची कबीले के लोग शकों को अपनी मातृभूमि से भगा दिए। जब शक कबीले जब पहली बार भारत में आए तो पंजाब, मालवा, सिंध जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद भारत में अपना शासन चलाने लगा जो शक कहलाए। तो शक को भगाने वाले जो कबीले थे वो कबीले का नाम क्या था? यूची कबीले थे जो शक से ज्यादा शक्तिशाली होते थे। तो चलिए आज का पहला सेशन जो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक जो है वो पहला टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश क्या था? तो कुषाण वंश चीन में जब चीन की महान दीवार बनने के बाद हुनों ने यूची कबीले नामक कबीले को पश्चिम की ओर भगा दिया। अब ध्यान से समझिएगा, हम कुषाण वंश से जो पहले पढ़े थे शक को मातृभूमि से भगाने वाला, मातृभूमि से भगाने वाला कौन था? यूची कबीले था। यूची कबीले और यूची कबीले को भगाने वाला कौन था? हुन था। हुन कहाँ के थे? तो हुन चाइना से आए थे, चाइना के वंश था जिसको हुन कहा गया। तो चीन में जब चीन की महान दीवार बन रहा था उसी समय हुनों ने यूची नामक कबीले को पश्चिम की ओर भगा दिया। यूची कबीले ने शकों को भगाया था अपनी मातृभूमि से। और जब यूची ने जब अपना शासन यहाँ स्थापित किया, चीन में जब शासन स्थापित किया तो चीन के ही एक कबीले थे जिसको उस कबीले का नाम था हुन, और हुनों ने यूची को वहां से भगा दिया। कहा जाता है कि कुषाण यूची कबीले की ही एक शाखा थे। कुषाण वंश जो आया तो कुषाण वंश यूची कबीले का ही एक अंग था, ऐसे माना जाता है। ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि यूची कबीले जो निकला है, कुषाण वंश जो निकला है वो यूची कबीले से ही निकला है। वही यूची कबीले जिसको हुनों ने चाइना से चीन की दीवार के स्थापना के समय वहां से पश्चिम की ओर भगा दिया गया था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिशस ने किया था। अब ध्यान से समझिएगा, कुषाण वंश का जो स्थापना है वो भारत में कुजुल कटफिशस
कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस ने कब किया? 65 ईस्वी में किया। और इसका शासन कब तक चला? सॉरी 15 ईस्वी तक किया। इसका शासन कब तक चला? 65 ईस्वी तक। कुजुल कड़फिस का जो उत्तराधिकारी बना उसको नाम था भीम कड़फिसस। भीम कड़फिसस। और जो भीम कड़फिसस राजा बना वो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक राजा बना। भीम कड़फिसस जो था वो शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म मतलब जो शिव भगवान को पूजा करते हैं, तो शिव भगवान को मानने वाले लोग शैव धर्म कहलाते थे, शैव धार्मिक कहलाते थे। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कुषाण वंश है वो कुषाण वंश कहा जाता है। कि कुषाण वंश किसका है? तो युची कबीले से निकले हुए भी एक अंग है। यानी कि कुषाण वंश के खानदान से आता है, तो युची कबीले के खानदान से आता है। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसको नाम था कुजुल कड़फिसस। जो कुषाण वंश का जो स्थापना हुआ था वो 15 ईस्वी में हुआ। और कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुल कड़फिसस जो था 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक शासन किया। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस के बाद जो इसका उत्तराधिकारी जो बना वो भीम कड़फिसस बना। भीम कड़फिसस। भीम कड़फिसस जब राजा बना तो ये राजा बना 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक ये राजा बना। भीम कड़फिसस जो था यही शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। ये शैव धर्म को मानता था। अब कहते हैं कि इसके बाद भीम कड़फिसस शासक बना 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक। यह शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि कुषाण वंश का भीम कड़फिसस किस धर्म का अनुयायी था, यानी किस धर्म को मानता था, या किस भगवान को पूजा करता था। तो भगवान के नाम बोलेगा तो शिव भगवान, और किस धर्म को मानता था तो शैव धर्म को मानता था। कुषाण वंश का संस्थापक जो भारत में था वो कुजुल कड़फिसस ने किया। कुजुल कड़फिसस कुषाण वंश का स्थापना कब किया? तो 15 ईस्वी में किया। कुजुल कड़फिसस कब से कब तक शासन किया? तो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया। और कुषाण वंश का जो दूसरा राजा बना वो भीम कड़फिसस बना, जो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कनिष्क। अब कहा जाता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था, सबसे प्रतापी राजा जो था वो कनिष्क था। कहा जाता है कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा या सबसे शक्तिशाली राजा को कहा गया, सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया। कनिष्क 78 ईस्वी में कुषाण वंश का राजा बनता है। कनिष्क 78 ईस्वी में कुषाण वंश का राजा बनता है। और कनिष्क जो है वो भारत के कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बना। और तो और दुनिया का पहला एक ऐसा राजा बताए जो चीन को जीतने वाला दुनिया का पहला राजा कनिष्क बना। अब आज तक के इतिहास में चाइना को कोई जीत नहीं पाया था, तो चीन को जीतने वाला कौन था? कनिष्क। कनिष्क ने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बौद्ध धर्म का प्रचार ये चीन जैसे देशों में और लगभग एशिया महादेश के लगभग सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जिस तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में मौर्य वंश का एक राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपनी बेटी और अपने बेटा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, सेम टू सेम उसी प्रकार कुषाण वंश का जो राजा तीसरा राजा जो था, कुषाण वंश का तीसरा राजा ये जो था वो तीसरा राजा था। कुषाण वंश का तीसरा राजा जो था वो कनिष्क था। तीसरा राजा जो था वो कनिष्क था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाइना तक प्रचार किया और लगभग एशिया महादेश के लगभग सभी देशों में इसका प्रचार प्रसार किया। कनिष्क के समय भी चीन की दो राजकुमार कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। और चीन आने के बाद ही दोनों राजकुमारों से कनिष्क ने सारा भेद जाना चाइना को, क्योंकि चाइना को जीतना चाहते थे और चाइना को जीतने के लिए दो राजकुमारों से क्या किया? दोस्ती किया। चलिए चलते हैं
कहा था कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। हाँ, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी, सबसे महान शासकों में गिना जाता है, तो कनिष्क को गिना जाता है। कहता है कि 78 ईस्वी में राजा बना और लगभग 101 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि कनिष्क का जो शासन काल था वो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक जो था वो कुषाण वंश का, कनिष्क का शासन था। अब कहता है कि कनिष्क के द्वारा किए गए मुख्य कार्य, अब जीवन में कनिष्क अपने जीवन में कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए, तो महत्वपूर्ण कार्य बहुत सारा किया। उसने चाइना को जीता, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और सबसे जरूरी चीज कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति हुई। और ये कब हुआ था? ईसा की पहली शताब्दी, ईसवी की पहली शताब्दी में कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति का जम्मू कश्मीर के कुंडलवन जगह में करवाया। कहाँ करवाया? कुंडलवन में। चौथी संगीति जो था वो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन शहर में करवाया। कनिष्क अपने जीवन में कनिष्क ने जम्मू कश्मीर में एक शहर बसाया, उस शहर को कहा गया कनिष्कपुर कहा गया। और यही कनिष्कपुर के बगल में एक शहर था जिसको नाम था कुंडलवन, और ये कुंडलवन में ही हुआ चौथी बौद्ध संगीति हुआ, और किसने करवाया? चौथी बौद्ध संगीति करवाया। कौन करवाया? कनिष्क ने करवाया, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन नगर में। कहता है कि कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्क ने चीन को जीता। कहता है कि कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो है वो कुंडलवन में हुआ था, और कनिष्क के समय में ही हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क के समय चीन के 2 राजकुमार भारत आए थे, और कनिष्क ने नाशपाती की खेती शुरू करवाई थी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में नाशपाती की पहली बार जो खेती शुरुआत किया गया वो कौन किया? तो पहली जो नाशपाती की खेती जो है वो कनिष्क ने शुरू करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उसके युद्धों से परेशान होकर उसके ही सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी। हाँ, अब भारत का पहला एक ऐसा राजा था जो और किसी भी काम से उसका सेना परेशान नहीं था, और किसी चीज से उसका सेनापति परेशान नहीं था। इसका सेना और सेनापति इस बात से परेशान था कि हमारा राजा युद्ध बहुत ज्यादा करता है, प्रतिदिन किसी न किसी राजा से युद्ध करता था, प्रतिदिन जीतता था या हारता था, लाखों के लाखों सेना मारे जाते थे। तो कनिष्क का मकसद ही यही था कि अपने राज्य को विस्तार करना है तो दूसरे देशों के राजाओं को हराना पड़ेगा। अगर दूसरे देशों के राजाओं को हरा दिए तो हम राजा बन सकते हैं अच्छा, और अपने क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक बहुत लंबे क्षेत्रों में हम उसका विस्तार कर सकते हैं। तो कनिष्क ने अपने देश को विस्तार करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या चुना? तो वो उपाय चुना था दूसरे देशों के राजाओं पर हमला करना और उससे युद्ध करना, और युद्ध में हरा करके उसके राज्य को छीन लेना। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि कनिष्क के युद्धों से परेशान होकर उसी के सेनापतियों ने अपने ही राजा को मार दिया। इसलिए मारते क्योंकि वो हमेशा युद्ध ही चाहता था, जो सेनापति और सेना को पसंद नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। कुषाण वंश का अंत। ऐसा कहा जाता है कि जब कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क जब मृत्यु हो गया, तब कनिष्क के मरने के बाद कुषाण वंश का जितना भी राजा आया सब नालायक था, और धीरे धीरे कुषाण वंश का क्या हो गया? अंत होने लगा। आज कहता है कि कनिष्क के बाद कुषाण वंश क्या हो गया? कमजोर हो गया। अब अंत में योद्धाओं ने इसे समाप्त कर दिया, और बाद में गुप्त वंश का उदय हुआ। कौन वंश? गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसे कहा गया श्रीगुप्त।
श्रीगुप्त। और सबसे शक्तिशाली जो राजा था उसका कहा गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के क्या था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन बना? चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए, कुषाण वंश के बाद जो राजा बना उसको राजा वंश का नाम क्या था? गुप्त वंश। कौन वंश? गुप्त वंश। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो राजा बना उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद जो राजा बना चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो राजा बना उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण कौन करवाया था? स्कंदगुप्त करवाया था। ये था गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक जो श्रीगुप्त ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, घटोत्कच भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन घटोत्कच के बाद जो राजा बना उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी के नाम क्या था? लिच्छवी कुमार देवी। लिच्छवी कुमार देवी से चंद्रगुप्त से एक बेटा हुआ, लिच्छवी कुमार देवी। लिच्छवी कुमार देवी। और दोनों से एक बेटा जन्म लिया। बेटा का नाम क्या था? स्कंदगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, कहता है कि आर्थिक जीवन क्या था। आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आर्थिक जीवन क्या है। आर्थिक जीवन कहता है कि समृद्धि का मुख्य कारण था रेशम मार्ग पर नियंत्रण। रेशम मार्ग कहां से कहां जाता था? रेशम मार्ग रोम से चाइना तक जाता था। रोम से चाइना तक जाता था। इससे क्या क्या जाता था? व्यापार, काची काची का व्यापार होता था। तो व्यापार होता था मसाले का, मलमल का और काची का? मसाले का, मलमल का, हाथी दांत का, मतलब जितना सारा बहुत सारा के रेशम मार्ग के सहारे चाइना रेशम मार्ग से रोम भारत में व्यापार होता था। और रोम और चाइना जो था वो भारत से इतना सारा सामान लेकर जाता था और इस सब के बदले में रोम से क्या मिलता था? इसको सोना मिलता था। इसलिए भारत में सोना बहुत ज्यादा हुआ और बहुत ज्यादा सोना होने के कारण भारत में मुगलों ने आक्रमण किया और सारा विदेशी राजा जितना आया भारत पर आक्रमण इसीलिए किया क्योंकि भारत में सोना का भंडार था। रेशम मार्ग चीन से रोम तक जाता था। ये रेशम मार्ग कहां से कहां जा रहा है? चीन तक जाता था। और कुषाण ने बहुत मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और कुषाण वंश के समय में सोने का सिक्के चला था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस राजवंश के समय में चला? कुषाण वंश के समय में ज्यादा चला। और सबसे ज्यादा चला किस राजा के समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चला था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब रोम भारत से क्या क्या खरीदता था? तो भारत से रोम मसाला खरीदा, मोती खरीदा, मलमल खरीदा, हाथी दांत खरीदा, चंदन खरीदा और इत्र खरीदा। और बदले में भारत को बहुत सारा क्या मिलता था? सोना मिलता था। यही भारत के समृद्धि का प्रमुख कारण बना। समृद्धि मतलब विकास। अब भारत में बताइए कि भारत से अगर कोई आ रहा है, कोई मसाला लेके चला जा रहा है, कोई मलमल लेके जा रहा है, अब बदले में पैसा नहीं दे रहा है, बदले में उसको क्या दे रहा है? सोना दे रहा है। तो और अच्छा चीज है कि हमको सोना दे रहा है। और सोना लेने के बाद भारत में बहुत ज्यादा जब सोना हुआ तो विदेश से आने वाले जितना सारे राजाएं थे तो भारत पर आक्रमण इसीलिए करता था क्योंकि भारत में सोना की मात्रा बहुत ज्यादा था। रोम लोग हर साल बहुत सारा धन खर्च करते थे और रोमन महिलाओं को भारतीय मलमल बहुत पसंद था। याद रखिएगा कि रोमन की महिलाओं को भारतीय मलमल बहुत ज्यादा पसंद था। चलिए आगे चलते हैं। आगे धार्मिक जीवन कुषाण वंश का धार्मिक जीवन क्या कहता है? तो कहता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क कौन था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब क्या होता है? कि बौद्ध धर्म को मानने वाला। बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं?
अनुयायी कहते हैं, अनुयायी कहते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में ही हुआ था। अब कनिष्क के समय में ही कौन हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईसा की ईसवी की पहली शताब्दी, ईसवी की पहली शताब्दी, ईसवी की पहली शताब्दी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर के कौन कौन शहर में? कुंडलवन में, कुंडलवन में, कुंडलवन में हुआ था। लेकिन सबसे जरूरी चीज, कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म में, कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक को कहा गया महायान और एक को कहा गया हीनयान। हीनयान कहा कि जो मूर्ति पूजा करने लगा, मूर्ति पूजा, और जो मूर्ति पूजा नहीं किया, हीनयान, जो मूर्ति पूजा नहीं किया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो गौतम बुद्ध को जो भगवान मान लिया, जो व्यक्ति गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया वो महायान कहलाया, और जो व्यक्ति गौतम बुद्ध को एक सिंपल इंसान समझ लिया वो क्या कहलाया? हीनयान। तो जो महायान जो गौतम बुद्ध को जो भगवान मानने लगे ना, वो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे, और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने के बाद उसकी पूजा करने लगे, और जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर जो पूजा करने लगे वो महायान कहलाए। और गौतम बुद्ध को जो नॉर्मल इंसान, साधारण इंसान के रूप में देखा, उसको क्या कहा गया? हीनयान कहा गया। ऐसा कहता है कि बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और पूजा शुरू हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे वो क्या बन गए? महायान बन गए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग अपना विचार दिए और अलग अलग अपना पुस्तकें लिखे थे। तो चलिए प्रमुख विद्वान के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत में और कौन कौन से विद्वान था और कौन कौन से किताब लिखे। तो कहा था अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। अश्वघोष एक व्यक्ति है जो बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक का लेखन किया। वसुमित्र ने महाविभास की रचना किया। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना किया, और चरक ने चरक संहिता का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चरक ने किस किताब का रचना किया? तो चरक संहिता का। और कई कुषाण शासक ने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, देवपुत्र। कुषाण वंश के बहुत सारे राजा आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आते हैं गुप्त वंश के पास। गुप्त वंश, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त ने गुप्त वंश के संस्थापक, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कब किया? 275 ईस्वी में। हम बताए थे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कब किया? 275। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन बना? घटोत्कच। और इसके बाद राजा कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम लक्ष्मी कुमार देवी, यही ना? लक्ष्मी कुमार देवी थी, लक्ष्मी कुमार देवी। लक्ष्मी कुमार देवी और चंद्रगुप्त के बेटा का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। चलिए इसके बाद घटोत्कच राजा बना जिन्होंने 319 ईस्वी तक शासन किया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम राजा कब बना? 319 में। 319 से 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा बना। यह गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक बना। और चंद्रगुप्त 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक राजा बना। और चंद्रगुप्त प्रथम को सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने गुप्त संवत का स्थापना किया था। गुप्त संवत,
गुप्त संवत का स्थापना किया और इनकी पत्नी लक्ष्मी कुमार देवी से इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या रखा गया, समुद्रगुप्त। इसके बेटा का नाम जो था, बेटा का नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त का जीवन कैसा था? तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। 375 ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है कि सॉरी चलिए समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो ये गुप्त वंश का चौथा राजा था। कौन वंश का? गुप्त वंश का चौथा राजा, गुप्त वंश का चौथा राजा बना। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का शासन जो है, इसका जो घोड़ा था, घोड़ा जो था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीने का मतलब हुआ कि इसका जो साम्राज्य था, साम्राज्य इसका बहुत विशाल था। अब एक राजा का घोड़ा 3 समुद्र का पानी कैसे पी सकता है? तो कहने का मतलब कि उसका एरिया बहुत ज्यादा होगा, उसका साम्राज्य बहुत ज्यादा होगा, वो अपने एरिया में बहुत ज्यादा घूमता होगा और जब भी जिस ओर घूमने जाता होगा उस ओर समुद्र का पानी पीता होगा। मतलब कि एक कहावत कहा गया है कि कनिष्क का जो शासन काल था, कनिष्क का जो साम्राज्य था, वो इतना बड़ा था कि 3 समुद्र का पानी आराम से वो पी सकता था। इतना बड़ा था, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। कहा था उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। और समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया, पाटलिपुत्र बनाया। ऐसा कहा जाता है, सॉरी, समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। कहने का मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम के कई बेटा था, लेकिन सभी बेटे में सबसे जो बुद्धिजीवी था, सबसे राजा बनने वाला जो बेटा जो था, उस बेटा का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था। कहा जाता है कि समुद्र का जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई का नाम क्या था? काछा। और काछा को अपने दुश्मन माना और काछा को हरा दिया और युद्ध में हराया। और गुप्त वंश का अगला राजा कौन बन गया? समुद्रगुप्त बन गया। आगे समुद्रगुप्त वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक एवं सम्राट माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त इतना विशाल, इतना शक्तिशाली था कि उसको एक अच्छा राजा, एक अच्छा सेना नायक और एक बहुत अच्छा सफल सेना नायक और सम्राट के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त में सारा गुण पाया जाता था। समुद्रगुप्त इतना शक्तिशाली था कि अपने राज्य को इतना फैलाया था, ऐसे कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में स्वर्ण युग का शुरुआत हुआ। मतलब कि बहुत अच्छे विकास हुआ, बहुत अच्छे काम किया गया, जो भारत के काल को स्वर्ण युग कहा गया। आगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन बोनापार्ट,
नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना इसलिए किया जाता है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के जैसे ही समुद्रगुप्त ने अपना शासन चलाया था। नेपोलियन अपने राज्य को विस्तार करने के लिए बहुत सारे देशों पर आक्रमण किया था, बहुत सारा देशों को हराया था और सभी देश से धन लूट करके अपने खजाना को भरा था। सेम टू सेम नेपोलियन के विचारों से बहुत प्रभावित था समुद्रगुप्त। नेपोलियन के विचारों से, नेपोलियन के युद्धों से प्रभावित होकर समुद्रगुप्त ने नेपोलियन का रास्ता चुना और जैसे जैसे नेपोलियन का शासन काल था वैसे वैसे समुद्रगुप्त ने भी अपना शासन चलाने का प्रयास किया और भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास में समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना किया गया और भारत का नेपोलियन कहा गया किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे चलते हैं। शायद स्लाइड आज यहीं पर समाप्त होता है, देखते हैं आगे का स्लाइड। चलिए स्लाइड आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास से यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये सेशन? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट बताइए कि अगला कौन से चैप्टर का, कौन सा विषय का, कौन सा टॉपिक मैं लेकर आऊँ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे, आप लोग से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पप्पू सर के साथ PDF माइंड यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।